ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये रिलीज कब होती हैं, यानी कि एंटीबॉडीज जनरेट कब होते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड in response to एंटीजेंस। ये एंटीजेंस के रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। अब जो एंटीजेंस है वो क्या होते हैं? एंटीजेंस द लिविंग और डेड पैथोजेंस or their parts which can stimulate the formation of antibodies are known as antigens। एंटीजेंस का मतलब क्या होता है? लिविंग और डेड पैथोजेंस। लिविंग हो सकता है कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हो सकता है। लिविंग हो सकता है, डेड हो सकता है, उसका बॉडी का पार्ट हो सकता है। विच कैन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जो होस्ट की बॉडी में होस्ट को ट्रिगर कर दे कि वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंटीजेंस। एंटी मीन्स एंटीबॉडी, जन मीन्स जनरेटिंग। एंटीबॉडी जनरेटिंग जो केमिकल होता है, जो पैथोजन होता है, उसको हम बोलते हैं एंटीजेंस। अब जैसे ये पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है इसकी बॉडी के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स है इनको एंटीजन बोलते हैं। यानी कि ये जब एंटीजेंस इम्यून सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो इम्यून सेल्स इनके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। अब ये अगर ये बैक्टीरिया लिविंग है तो भी एंटीबॉडी सेल बनाएगी, अगर ये बैक्टीरिया डेड हो गया तो ये स्ट्रक्चर तो अभी भी एज इट इज प्रेजेंट है तो भी एंटीबॉडी बनेंगे। और अगर सिर्फ इतना सा पार्ट कट ऑफ करके बॉडी के अंदर चला जाता है तो भी हमारी जो सेल्स हैं या जो होस्ट की सेल्स है वो एंटीबॉडी जनरेट करती हैं। तो एंटीजन कोई भी पार्ट हो सकता है। और एंटीबॉडी का मतलब होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो एंटीजन के रेस्पॉन्स में होस्ट बॉडी जनरेट करती है, उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। अब जो एंटीबॉडीज है उसके टाइप कौन कौन से हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के वेरियस टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज आईजीजी। आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जी। इम्यूनोग्लोबिन जी भी इसको बोला जाता है। दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, यानी कि मदर की बॉडी से प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए ये इन्फेंट की बॉडी में एंटर कर सकता है। सो दैट इज द ओनली टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, यानी कि अबाउट 80% टोटल जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबिन ए। जो एंटीबॉडी ए होता है, एंटीबॉडी ए जो है वो 10 से 12% होता है या 10 से 15% तक प्रेजेंट हो सकता है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट होता है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होता है, अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड और लिम्फ के अलावा, जो ब्लड और लिम्फ है उसके अलावा टीयर्स में प्रेजेंट हो सकता है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट हो सकता है या उसमें भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो म्यूकस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और कोलोस्ट्रम,
कोलोस्ट्रम जो येलोइश मिल्क है, जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में रिलीज किया जाता है, उसके अंदर भी इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है। यानी कि मदर जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए का अमाउंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये इम्यूनोग्लोबिन ए है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबिन एम। ये अबाउट 10% के करीब ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, अप्रोक्स 10%, और ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो सबसे बड़ा एंटीबॉडी ये है। और बाकी फ्लूइड की तरह ये भी जैसे ब्लड और लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आईजीडी। आईजीडी एंटी जो बॉडी होता है दैट इज अबाउट 0.2%, ये इतना होता है, एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है उसकी सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट वन इज आईजीजी, सॉरी आईजीई। आईजीई जो होता है दैट इज 0.1% प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, present on the surface of, present on the surface of, that is mast cells or basophils। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स की सरफेस के ऊपर एक प्रेजेंट होता है। और जो आईजीई है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस इम्यूनोग्लोबिन ई की वजह से ही होती है। सो दीज आर द वेरियस क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। आईजीई सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। आईजीए सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, ये टीयर, सलाइवा, म्यूकस और कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, ब्लड और लिम्फ के अलावा। आईजीएम 10% के करीब कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आईजीडी 0.2% है और ये बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये एंटीजन प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। मींस अगर कोई सेल एंटीजन को कंज्यूम कर जाती है तो उसके पार्ट को डिस्प्ले किया जाता है, जैसे फ्लैग लगा दिया जाता है ताकि जो आउटसाइडर वो रिकॉग्नाइज कर सके। तो मैक्रोफेजेस उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है। आईजीई 0.1% है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स, और ये हेल्प करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं हिस्टामिन्स ये सेल्स, और उसकी वजह से होती है एलर्जिक रिएक्शंस। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। Now the next part is the structure of an antibody. Antibody का जो structure है, it is represented as H2L2। इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको H2L2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो हैवी चेन होती है, एक और दूसरी ये वाली, दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, इसलिए इसको H2L2 बोलते हैं। मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ टू हैवी चेन्स, और यू कैन से हैवी पेप्टाइड्स एंड टू लाइट पेप्टाइड्स। दो हैवी पेप्टाइड्स होती हैं और दो लाइट पेप्टाइड्स होते हैं। Each light chain has two intrasulfide linkage। जो डाइसल्फाइड लिंकेज है, यहाँ पे दो डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं जिसको टू इंट्रा डाइसल्फाइड लिंकेज बोला जाता है, डाइसल्फाइड लिंकेज। while each heavy chain
हैज 4 इंट्रा डाइसल्फाइड लिंकेज। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही चेन के अंदर 4 लिंकेज प्रेजेंट होती है। 1 2 3 4 डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। लाइट और हैवी चेन के बीच में जो है 1 2 3 4 इंटरसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो टर्मिनल पार्ट होता है, यहाँ पे लिखा है एन टर्मिनल और यहाँ पे सी टर्मिनल। एन टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है एमिनो एसिड एंड को, एंड दैट रिप्रेजेंट्स एमिनो एसिड एंड, एमिनो एंड ऑफ प्रोटीन और पेप्टाइड। यानी कि यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और ये C पार्ट रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। C रिप्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ पेप्टाइड। जैसे कोई भी चेन बनाते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर जहां पे यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है वो NH2 है, इसलिए N एंड हो गया। लास्ट वाला जो एमिनो एसिड है उसका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए C एंड हो गया। तो इस तरीके से जो एंटीबॉडी है उसके अंदर N और C एंड प्रेजेंट होते हैं। जो टर्मिनल पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट होता है एंटीबॉडी का, ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके और इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ये जो पार्ट है इसको एंटीजन बाइंडिंग रीजन बोलते हैं, यानी कि यहां पे ये एंटीजन के साथ जाके बाइंड करता है। डिस्टल पार्ट यानी कि जो दूर का पार्ट है होता है उसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग रीजन, एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है और ये हाईली वेरिएबल होता है। हाईली वेरिएबल का मतलब सभी एंटीबॉडीज के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप के एंटीजन या पैथोजन के लिए। तो इससे वेरिएबिलिटी की वजह से, यानी कि अगर 1000 टाइप्स या 1 मिलियन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है तो उनके साथ बाइंड करने के लिए इसी तरह के 1 मिलियन डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे और हर एंटीबॉडी का ये वाला जो पार्ट है वेरिएबल रीजन ये अलग होगा, हर बैक्टीरिया के लिए सेपरेट होगा। जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, लाइट का भी और हैवी का भी। ये जो कांस्टेंट रीजन है सभी एंटीबॉडीज का एक जैसा होता है और इसको फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि ये वो वाला पार्ट है जो सबके अंदर एक जैसा होता है और ये कांस्टेंट होता है, इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। सबसे पहले यही क्रिस्टलाइज किया गया था। और जो ये पार्ट है इसको FAB फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन बोला जाता है और ये FC फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जिसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो ये पार्ट होता है या स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी को इस तरीके से डिपिक्ट किया जा सकता है। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ये 4 चेन से बना होता है, 2 हैवी पेप्टाइड होती है और 2 लाइट पेप्टाइड होते हैं। लाइट पेप्टाइड जो रेड कलर में है और हैवी पेप्टाइड जो ब्लैक कलर के अंदर है। तो 2 पार्ट ये प्रेजेंट होते हैं। हर लाइट चेन के अंदर 2 डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है और हर हैवी चेन के अंदर 4 डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है। लाइट और हैवी चेन इंटर डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी होती है। दोनों हैवी चेन भी 2 इंटर डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। टर्मिनल जो पार्ट होता है उसको एंटीजन बाइंडिंग रीजन बोलते हैं और जो एंटीजन बाइंडिंग रीजन है वो वेरिएबल होता है। अलग अलग पैथोजन अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग होता है। जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो कांस्टेंट रीजन होता है, जिसको फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल या फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन भी बोला जाता है, यानी कि ये वो वाला पार्ट है जो क्रिस्टलाइज हो जाता है। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। Now the next thing is types of acquired immunity. Types of acquired immunity. Acquired immunity के अब कौन कौन से टाइप हैं? फर्स्ट इज एंटीबॉडी
मेडिएटेड इम्यूनिटी। मींस वो इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी की हेल्प से कैरी आउट की जाती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी is also known as humoral immunity। इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ब्लड और बॉडी फ्लूइड कोल्ड ह्यूमर। क्योंकि यहां पे एंटीबॉडीज ह्यूमर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमर के अंदर प्रेजेंट रह के ही वो डिफेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स या ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला जाता है। तो इस वजह से इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। सेकेंड टाइप जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बनती है वो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो इम्यूनिटी है वो सेल्स डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। हियर सेल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इम्यून रेस्पॉन्स। यहां पे सेल्स डायरेक्टली इम्यून रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। यहां पे जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें जो साइटोटॉक्सिक सेल्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, यानी कि सेल्स यहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है इसी से रिलेटेड, कि कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे जो बॉडी के कुछ एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। वाइटल ऑर्गन्स जो, जैसे फॉर एग्जांपल वाइटल ऑर्गन्स में आईज हो सकती हैं, हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है, या लीवर हो सकता है, एटसेट्रा। कुछ केसेस में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और जब वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं तो वापस नॉर्मल फंक्शंस को रिटेन करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, एंड दैट इज व्हेन बिकम्स नॉन फंक्शनल। जब ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो उस केस में क्या ऑप्शन बचता है? तो ऐसे केस में ऑप्शन बचता है ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की यहां पे जरूरत पड़ती है। लेकिन जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम पे अब सर्च स्टार्ट हो जाती है डोनर की, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन अगर करना है देन देयर इज अ सर्च फॉर ऑर्गन डोनर, सर्च फॉर डोनर। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, डोनर की जो सर्च है, डोनर की तलाश क्यों शुरू हो जाती है? क्यों नहीं किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल से ऑर्गन लेके और उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? तो एक्चुअल में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ को नॉन सेल्फ से डिफरेंशिएट कर सकती है, और अगर बिना किसी मैचिंग के कोई टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो सर्च जो डोनर की स्टार्ट होती है यहाँ पे, search for donor, because
because organ from any person or animal may get rejected, वो रिजेक्ट हो सकता है ड्यू टू एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी और एबिलिटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू डिफरेंशिएट सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ को नॉन सेल्फ से अलग किया जा सकता है, यानी कि इसकी एबिलिटी हमारे इम्यून सिस्टम में होती है और ऐसे केस में किसी भी पर्सन या एनिमल का जो ऑर्गन लिया गया है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए अब यहाँ पे कोई भी ऑर्गन या टिश्यू को रिसीव करने के लिए टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड मैचिंग that becomes essential। टिश्यू मैचिंग और ब्लड मैचिंग एसेंशियल होती है, किसी से भी ऑर्गन नहीं लिया जा सकता है ट्रांसप्लांट के